नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार बहस। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा, और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल किसानों को लेकर ही होगा, लेकिन किसान, कांग्रेस और अब यह लड़ाई दरअसल पहुंच चुकी है सिग्नेचर तक। इसको लेकर घमासान छिड़ा है। सड़कों से होता हुआ यह घमासान अब राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद यानी कि राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भी उन्होंने सौंप दिया। जहां पर एक तरफ राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस ज्ञापन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कहां से 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर आ गए, जबकि किसी भी कांग्रेसी नेता को लोगों से किसी भी तरह का कोई जनसंपर्क अभियान चलता हुआ नजर आया नहीं। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस का 2 लाख लोगों से भी संपर्क हुआ नहीं है, तो फिर यह हस्ताक्षर 2 करोड़ तक पहुंचे कैसे? खैर, आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलकर उनको 2 करोड़ हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सौंपे हैं और कृषि कानून मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। तो वहीं मार्च निकालने और राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिशों के दौरान प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी दोनों मोदी सरकार पर जमकर बरसे भी, और दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर वाले ज्ञापन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई सवाल दाग दिए हैं कि जब मंच आपको राजनीतिक पार्टियों के तौर पर किसानों के पास मंच आपको मिला नहीं, तो फिर ये हस्ताक्षर कहां से आए, किस बात के आए? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी। देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे, और केवल राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी,
अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया था। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। तो सवाल दरअसल बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की ओर से दाग दिए गए हैं कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर आप पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए, और उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि किसानों ने यह हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण उनके पास है नहीं। और इसी को लेकर कुछ सवाल दरअसल बनते हैं। वो सवाल 5 हम भी टीवी स्क्रीन पर लाना चाहेंगे कि 5 सवाल वो क्या है। हम आपको बता दें कि क्या कांग्रेस के पास 2 करोड़ हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सचमुच में हैं या फिर नहीं? क्या वाकई ऐसी स्थितियां हैं कि इसका वो कोई प्रमाण जो है वो दें? कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान कब चलाया था, इसके बारे में कहीं जमीनी स्तर पर कोई जानकारी हालांकि पहले से थी नहीं, तो फिर ये अचानक से हस्ताक्षर अभियान का जिक्र कहां से होना शुरू हो गया? किसानों के संपर्क में आए बिना कैसे हस्ताक्षर अभियान किया गया है, जिसका जिक्र बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कर दिया गया है। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब यह अभियान चलाया गया था, इसके बारे में जरा कांग्रेस जानकारी दे दे। राष्ट्रपति को ज्ञापन तो फिर सड़क पर संग्राम क्यों? क्योंकि एक तरफ ज्ञापन सौंपने के लिए राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर स्थितियां ऐसी भी हो गई कि प्रियंका गांधी जो विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कर रही थी, उनको हिरासत में ले लिया गया। क्या ये केवल दिखावे के लिए है? किसानों के मंच पर कांग्रेस नहीं तो फिर सिग्नेचर किन किसानों के हैं? अगर किसान उनको मंच नहीं साझा करना चाहते हैं तो फिर ये 2 करोड़ किसान कहां से आ गए? इस बिल को लेकर, इसको लेकर क्या वापस करने को लेकर जो नाराजगी जाहिर की जा रही है, क्या वाकई ये सचमुच है या फिर नहीं? और इसी वजह से हमको लिखना पड़ गया कि कांग्रेस, किसान, और अब स्थितियां आ गई हैं सिग्नेचर पर। लेकिन सिग्नेचर से क्या वाकई किसानों का भला हो जाएगा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कर दिया है? इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। आरपी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। मंजीत सिंह हमारे साथ किसान नेता हैं। मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं मंजीत जी, क्योंकि ये जिक्र दरअसल अब सुबह से ही हो रहा था कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर को लेकर राहुल गांधी पहुंच गए राष्ट्रपति भवन, और उन्होंने कह दिया कि किसान भाई इसको लेकर खफा है, नाराज हैं कि ये बिल हर हालत में, ये कानून हर हालत में वापस होना चाहिए। लेकिन सवाल बीजेपी की ओर से खड़ा कर दिया गया है कि स्थितियां ये कैसे बन गई, कब बन गई, कहां बन गई कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर भी हो गए और मालूम ही नहीं चला। मंजीत जी। जी सर, देखिए, इस जो हमने संघर्ष आरंभा है, इस संघर्ष को सब पॉलिटिकल पार्टियां इसको कैश करने की कोशिश में, फिराक में लगी हुई हैं। ठीक है जी। अगर कांग्रेस में क्षमता होती, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर के भी वहां कुछ नहीं कर पाई, इन्होंने वॉकआउट कर दिया वहां से, और उसके बाद ये बिल पास हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रल मिल करके ना, रली मिली इनकी पॉलिसीज हैं कि किसान को मारने की। पहले कांग्रेस वही पॉलिसी लेके आई थी, तो अब बीजेपी लेकर के आ गई। तो ये हमें लग रहा है, किसानों को, आम किसान को ये लग रहा है कि ये इनका रला मिला सा गेम है, पूंजीपतियों को ऊपर उठाने और गरीब को गरीब करने का। तो मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम से उन्होंने एक दफा कहा था कि गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया, लेकिन उसमें हुआ क्या? गरीबी नहीं हटी थी, गरीब हट गए थे। गरीबों को खत्म कर दिया, गरीब को और गरीब कर दिया गया। तो क्या केवल ये ड्रामेबाजी हो रही है सर? केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हो रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने वहां बिल फाड़ करके विधानसभा में ड्रामा कर रहे हैं, ये सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमको, किसानों को। ओके, ठीक सर, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, सीधा आरोप साफ तौर पर, और स्थितियां ऐसी हैं, क्या ऐसा है सर कि 2 करोड़ किसान आपको मिल गए, मंच पर जगह देते नहीं और ये सिग्नेचर कर देंगे? कैसे सर? पहले तो हेमंत जी, पहले तो बहुत ताजुब हो रही है
कि ऐसे टॉपिक और ऐसे प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं, या आपके चैनल पर भाजपा के लोगों के जो एजेंडा है उस एजेंडे को खड़ा करने सर, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो सिग्नेचर को मैं लेकर आपने जो प्रश्न सवाल किया, आंसर सर आप फिर एजेंडा पर आ जाते हैं। मैं तो सिंपल एजेंडा पूछ रहा हूँ तो आना पड़ेगा। ना, इसी आप वजह से एजेंडा उपाध्याय जी, चला इसी रहे वजह हैं। से नहीं सबसे तो पहले देश मैंने में अगर किसी किसान का सर्द रिएक्शन हवाओं लिया, में ठंड में ठिठुर उपाध्याय रहा जी है, अगर मैंने ठिठुर किसी रहा का है, और रिएक्शन तो लिया कांग्रेस सर, पर प्रश्न आ तो वो रहा है। किसान नेता सरकार पर है। प्रश्न मैंने नहीं आ किसी रहा का है रिएक्शन आपको लिया कि अजय सरकार उपाध्याय क्या जी, कर तो रही वो है, किसान किस नेता थे। अधर्मिता के मैं साथ, आपके किस पास आया नहीं, बेशर्मी के साथ हमारे जी साथ रही है। प्रवक्ता गुलरेज जी भी मीडिया है, मैं का उनके क्या पास ये भी नहीं धर्म गया। बनता है मैं सीधा कि किसानों मंजीत सिंह पे के पास गया और उनसे मैंने अत्याचार हो रहा है, पूछा। सरकार कर रही है और विपक्ष सर आप अगर बात आप रखना लगातार चाहे बोलते आप रहेंगे जो तो है फिर उस समझ टॉपिक से को परे हो उठा रहे जाएगी ना चीजें। सुन सर लीजिए आप वरिष्ठ हैं सर, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं समझता अच्छा नहीं हूं लगता आपकी ऐसे। मैं ये मजबूरी सिर्फ को। इतना आपसे पूछना चाहता हूं सर, नहीं, जो जो मैंने पूछना चाह मंजीत रहे जी हैं, से सिर्फ कहा, नहीं होगा ना। मैं मंजीत पूरे जी से जो मैंने कांग्रेस को सवाल कटघरे पूछा में सर, करके इस तरह के प्रश्न आप खड़ा करेंगे, आप कहेंगे सिर्फ पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, तो फिर आप अरे प्रमाण भैया, दे दीजिए। आप सुनेंगे, आप प्रमाण दे दें। सुनेंगे तभी मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मैं क्विट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस टॉपिक की जानकारी नहीं थी सर, कि इस तरह के टॉपिक पर आप बात करने के लिए क्विट की स्थितियां तो पैदा ना करें कांग्रेस पार्टी कम से कम, क्योंकि नहीं, हर नहीं, जगह से नहीं, अगर आप क्विट आप- कर जाएंगे तो हेमंत समस्या जी, खड़ी हो जाएगी सर हेमंत देश जी, के अंदर। हेमंत जी, मैं सिर्फ ये आपसे बात करना चाहता हूं कि या तो मेरी आवाज, जब इतना बड़ा प्रश्न आपने नहीं खड़ा बिल्कुल, किया है तो आप निश्चित तौर सर पे रखें हमको सवाल, आवाज दीजिए। सवाल का जवाब दें सर, मैं सुनना आप चाहूंगा। सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन सुनेंगे तब आप। बिल्कुल सर, यदि बिल्कुल। नॉन स्टॉप आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कैसे बात रहेगी। नहीं रखें सर, देखिए, रखें। भाजपा के लोगों का मैं चरित्र और चेहरा समझता हूं। चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर निरंतर वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, राष्ट्रद्रोही क्या क्या नहीं बोल दिया, तो उनका दर्द मैं समझता हूं। उन्हें दर्द हो रहा है कि कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है, उनकी आवाज के साथ आवाज मिला रही है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी होने के कारण हमारा एक धर्म है कि यदि देश के किसी मुद्दे पर किसान पे अत्याचार करें, नौजवान पे अत्याचार करें, श्रमिक पे अत्याचार करें, या देश के किसी आम नागरिक पर अत्याचार करें, तालाबंदी से लेके और नोटबंदी तक हम आवाज उठाएंगे ही। राजनीति में सत्ता और सियासत चलती रहेगी, वो आप अपना समझिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना एक धर्म निभा रही है। यदि हम गए राष्ट्रपति साहब से मिलने, किस तरह से सरकार जो है 24 अक्टूबर रोड को एक तरह से जेल बना दी, आज इस पर डिबेट होता तो एक लगता कि विपक्ष की आवाज को कैसे दबाने का प्रयास किया। क्या किसानों के मुद्दे पर हमें बोलने का अधिकार नहीं है? नौजवानों के बात पर हमें रोजगार के मुद्दे पर सरकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? महंगाई जिस तरह बढ़ी और पेट्रोल और डीजल का जिस तरह से हाहाकार मचा है, ये चूड़ियां लेकर चलते थे, अब चूड़ियां पहनकर घर में घुसे हुए हैं भाजपा के लोग। इनसे क्या मैं प्रश्न नहीं करूंगा? करूंगा प्रश्न। जहां तक बात सिग्नेचर की है और या नेचर की है, तो जिसका जैसा नेचर होगा वैसा ही सिग्नेचर देखेगा। भाजपा का नेचर ही झूठ है, इसलिए दूसरे में भी उसको झूठ दिख रही है। मैं कहता हूं किसान सर्द हवा में ठिठुर रहा है दिल्ली के रोड पर। किसान नेता मंजीत सिंह जी, तो इन्हें तो सिग्नेचर आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब मेरे सवाल भी सुन लें। मंजीत जी कह रहे हैं कि आप जैसी राजनीतिक पार्टियों के नेता या फिर लोग सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो आपके सामने कह रहे हैं सर, मैं तो कह नहीं रहा। आप मीडिया पर सवाल को बड़े आसानी के साथ उठा देते हैं अजय उपाध्याय जी, और ये कह देते हैं कि कोई एजेंडा आप लोग चला रहे हैं, लेकिन इस एजेंडे के इतर आप समझे तो सही कि स्थितियां क्या हैं, इसको भी तो समझे ना सर, इसको भी एलोबरेट कर दें आप। मंजीत जी से मैंने पहला सवाल किया, आपको बुरा लग गया। उन्होंने कह दिया कि ड्रामेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपको बुरा लग गया। सिग्नेचर को लेकर सवाल पूछ लिए, आपको बुरा लग गया। ये स्थितियां नहीं है ना सर, अगर स्थितियां ऐसी हैं तो फिर आपने प्रश्न उठा दिया तो प्रश्न कर दीजिए सर, बात कर दीजिए, फिर आप कहोगे कि मौका नहीं मिलेगा आपको, कर दीजिए अपनी बात। पहली बात, हेमंत जी किसान प्रतिनिधि हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, मैं तो भाजपा की भी बात कर रहा हूं। भाजपा के आरएसएस के लोग यदि आते और आरएसएस का संगठन भी इसमें किसानों के मुद्दे पर सहयोग कर रहा है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब हेमंत, जो अब किसान प्रतिनिधि आपके सामने अभी जिनको आपने बैठा रखा है, मुझे नहीं लगता कि संगठन से कहां से वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उन पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो हो सकता है उनका अपना नजरिया है, उनके नजरिए को पूरे दिल से मैं सम्मान करता हूं। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पर एक भी आम आदमी, आप यदि आवाज उठाएंगे तो आप पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए हेमंत जी, कि हेमंत जी कैसे किसान के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये तो किसान है नहीं। अरे भैया, ये जो बिल है ये सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ बिल नहीं है, हमारे आपके जैसे उपभोक्ताओं से भी जुड़ा हुआ है। किसान तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये तो हमारा
नैतिक ओके। कर्तव्य बनता है आ रहा हूं सर, कि मैं हम आपके बस फिर आ रहा हूं। तटस्थता को छोड़ें। ठीक है गुलरेज जी, रामधारी सिंह मैं आ रहा हूं सर आपके पास स्लोगन में। को याद करें, उनके बिल्कुल अजय जी, वाक्य को। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे ले जाऊंगा, शायद मंजीत जी इस चीज को समझ जाए तो फिर इसका रिएक्शन भी दे देंगे वो। ओके, हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी हैं। संदीप जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं फिलहाल वर्तमान में किसानों को लेकर, क्योंकि जिक्र हमेशा से किसानों का होता है तो फिर राजनीति ही सामने आती है कि किसान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा, आज भी वही स्थिति है? जी बिल्कुल हेमंत जी, स्थिति तो हिंदुस्तान की नहीं बदली है। जिस तरीके का राजनीति की चीजें चली आ रही हैं आजादी के बाद से, सेम वही चीजें हैं। देना कुछ नहीं है, मुद्दा हर बात को, हर चीज को बनाना है। लेकिन इस चीज को भी किसान याद रखेंगे और ये सर्द रातें याद रखेंगी, ये अंधेरी रातें याद रखेंगी कि किसानों के साथ कौन खड़ा था और कौन किसानों के साथ नहीं खड़ा था। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि किसान अपने मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, उसे राजनीति की लड़ाई नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसानों की लड़ाई को मजबूत विपक्ष ने किया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सभी विपक्षी लोगों ने कहीं न कहीं किसान आंदोलन को मजबूती देने की काम किया है, सपोर्ट करके। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज जाकर के ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को, मैटर ये नहीं करता कि उससे 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर थे या 2 लोगों के हस्ताक्षर थे। बात यह है कि उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। जो किसान लगभग 1 महीने से दिल्ली के चारों तरफ सर्दी में पड़े हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पड़े हैं, कोई भी नेता, कोई भी विधायक यहाँ पर फिर ये भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से 10 दिन रहकर दिखा दे हेमंत जी, तो उन्हें पता लग जाएगा किसान की समस्या। ठीक है, अच्छी बात है, राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन लगता नहीं सर लेट हो गए, पहले दे देते हस्ताक्षर। बिल्कुल, जब सदन के अंदर इस पर चर्चा चल रही थी तब ये चीजें रख देनी चाहिए थी कि किसान आपके साथ है नहीं, आप काहे बिल लेकर आ रहे हैं? हेमंत जी देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, एक राजनीतिक विश्लेषक है। जो चीजें राइट होंगी वो हम बोलेंगे। किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और जो भी, चाहे वो हिंदुस्तान के विपक्षी दल हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, जो किसानों के साथ खड़ा होगा, किसानों को उस चीज का एहसास होगा, किसानों को उस चीज का पता रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री कांग्रेस से रहे हो, आज हम लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। तो इसी तरीके से इन चीजों को आगे भी याद किया जाएगा। मैं किसान परिवार से आता हूं, मुझे किसानों की समस्याओं का पता है। आज हमारे देश का किसान रोजी रोटी के लिए पल पल का मोहताज है। आपको नहीं मालूम, जो छोटे किसान हैं वो लगभग मजदूर हो चुके हैं, मजदूर की स्थिति में जा चुके हैं। तो किसानों की समस्या को समझने की जरूरत है और उसको सोल्व करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, क्या लगता है सर, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं हम कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि कई राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाती हैं चीजें, लेकिन वो सियासत का केंद्र बनकर रह जाती हैं या फिर वो गोल गोल घूमकर वापस आ जाती हैं। इस बार भी ऐसी स्थिति है और यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए बीजेपी ने। देखिए हेमंत जी, किसान हमेशा से इस देश में आजादी के बाद देखेंगे भी महंगाई बढ़ती है। ये नहीं है कि भी महंगाई सिर्फ नेताओं के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ती है, किसान भी उतना ही प्रभावित उससे होता है। लेकिन आजादी के बाद देखेंगे सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में होगा, कल जो विपक्ष में था आज सत्ता में होगा। लेकिन किसान की हालत वही की वही क्यों है, उसमें बदलाव क्यों नहीं आया? अगर मान लीजिए कांग्रेस के मित्र हमारे ये कहते हैं कि हमने किसान के लिए किया है, तो वो किसान कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो जब सत्ता में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है। और देखिए, किसान बदलाव चाहता है जी, और होना भी चाहिए बदलाव। आप सियासत छोड़कर किसान के हित की बात करिए। आप किसान के हित की बात कोई नहीं करता। और मैं तो अहमद जी यहां तक कहूंगा कि अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं हुए, मान लीजिए पूंजी निवेश नहीं हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा था कि भाई इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसको छेड़ा जाएगा तो बवाल होगा। तो इस बवाल से बचने के लिए जो कल हालात थे वो आज हैं, तो कभी तो हालात बदलने चाहिए। और हालात बदले कैसे जाएंगे? कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी मैटर लाना हो। अगर कोई पॉलिसी मैटर ही नहीं होगा तो हालात तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। और सरकारों को देखिए ईमानदारी के साथ किसानों के हित में सोचना होगा। वो किसान जिसकी स्थिति आज मजदूर से भी बदतर हो चुकी है। देखिए, मजदूर को भी एक सर्टेनिटी है कि भी उसे 2000 या 5 रुपए एक महीने में मिलेगी, पगार मिलेगी उसे। किसान को क्या मिलता है? उसने जो मेहनत की है वो अगर बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं ओला पड़ गया, खत्म हो गया।
यानी वो मेहनत तो करता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि उसे मेहनत के बदले में वो परिश्रम जो उसने मेहनत की है वो मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये श्योरिटी जो चाहता है किसान वो उसे आज तक मिल नहीं पाई, और यही वजह है कि एमएसपी को लेकर भी लिखित में आश्वासन चाहता है, जिसको लेकर अभी तक कोई सहमति बन नहीं पाई, और इसी को लेकर नाराजगी है, और इस बात को मनजीत सिंह रखेंगे जरूर। गुलरेज जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज तो मौका है, बोलेंगे आप, लेकिन सवाल ये भी है कि जब मौका आता है तो स्थितियां ऐसी भी, ऐसे तस्वीर ऐसी भी निकलकर सामने आती है, फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हो गया हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्या हो गया दुष्यंत सिंह चौटाला के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया, ऐसी स्थितियां भी वहां पर बन गई सर। मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोक दिया गया, इस तरीके की नाराजगी की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। गुलरेज जी, ये कहकर तो चुटकी ले ली जाती है, लेकिन आप ही के हुक्मरानों से नाराजगी होती है तो फिर सवाल का जवाब नहीं। गुलरेज जी, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय देना, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और डाटा के साथ दूंगा, बिना तथ्य की कोई भी बात नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की बात कर ले हम कि ये 2 करोड़ आज हस्ताक्षर लेकर, तथाकथित रूप से 2 करोड़ हस्ताक्षर लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिले। अब वो फॉर्ज थे, जिस प्रकार से हम भी कह रहे हैं, बहुत से और लोग भी कह रहे हैं, और वो कैसे हुए होंगे मैं आपको बता देता हूँ, प्रमाण सहित बताता हूँ। देखिए, कल ही हुआ है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और वहां पर 2 पदाधिकारी बनाए गए, जिसमें से कि एक स्टेट सेक्रेटरी, प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस बनाया गया है, जिसका नाम है हर्षित सिंघाई। अब हर्षित सिंघाई जो है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़ चुके थे। इन्होंने पत्र भी दे दिया था जिला अध्यक्ष महोदय को भी और राहुल गांधी के नाम पर भी, और उनको वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज वे बीजेपी के कार्यकर्ता है और उनको स्टेट सेक्रेटरी बना दिया इन लोगों ने युवक कांग्रेस का। जब ये बात खुद हर्षित सिंघाई ने नेशनल मीडिया से कही, तब युवक कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने लिखा है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में एक तथाकथित राजनीतिक दल से जुड़े हर्षित सिंघाई व उमंग शर्मा ने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। अब ये जिस प्रकार से आपने स्टेट सेक्रेटरी किसी को बना दिया, बीजेपी के नेता को आपने स्टेट सेक्रेटरी बना दिया, दूसरे नेता को भी प्रदेश का पदाधिकारी बना दिया, उसी तरह से आपने दो नंबर से आपने 2 करोड़ सिग्नेचर भी कर लिए। क्योंकि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में कितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, कितनी ये लोग बिल्कुल गिर चुके हैं। इनके पास तो 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 2 लाख कार्यकर्ता भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे। और आप बताइए कि आपके इतना बड़ा चैनल का प्लेटफॉर्म है, इतने स्टिंगर्स भी हैं और आपके इतने जर्नलिस्ट भी हैं, किसी ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं पर भी सिग्नेचर अभियान में गया हो? नहीं गया। तो सब जिस प्रकार से फर्जीवाड़े से स्टेट सेक्रेटरी बन सकता है कांग्रेस पार्टी का, उसी प्रकार से ही सिग्नेचर्स भी हो गए। अभी कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि इसके जो कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है उसको कैद खाना बना दिया गया। ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लिया गया। बड़ी स्पष्टता हमें कहना चाहता हूं कि जो हिरासत में लेने की कार्रवाई होती है वह लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए होती है। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा हो या श्रीमंत राहुल गांधी हो, वो आपकी परेशानी है, आपकी दिक्कत है, हमको उनको अपने पास नहीं रखना, आपके पास ही अच्छे लग रहे हैं और उनको इसलिए रिलीज भी कर दिया जाता है, हमको नहीं चाहिए वो लोग। दूसरी बात, जहां तक रिफॉर्म्स की भी बात चल रही थी, हमारे मेरे से पहले जो पूर्व पैनलिस्ट कह रहे थे, वे कह रहे थे कि रिफॉर्म की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, और जो भी रिफॉर्म करता है उसको कहीं ना कहीं से गतिरोध भी सहना पड़ता है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जब 1991 में वो देश में आर्थिक रिफॉर्म्स लाए तो कांग्रेस के अंदर से ही उनको विरोध सहना पड़ा। अब 2 करोड़ के सिग्नेचर को आप दरअसल ड्रामेबाजी या फिर नौटंकी कह लेते हैं, लेकिन जो तस्वीर हरियाणा से निकलकर सामने आती है उसको क्या मैं किसानों की ड्रामेबाजी कह लूं सर? मैंने क्या कहा, काफिले को रोक देती है, मैं उसके भी आ रहा हूं, मुख्यमंत्री के काफिले हेमंत भाई, मैं चाहता हूं थोड़ा डाटा पहले दुष्यंत चौटाला को उतरने के लिए कहती है कि हम नाराज हैं उस नेता से जो किसानों की बात करता था, आज वो अपने घर में कैद है। हेमंत भाई, मैं आपसे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा डाटा व्यूवर्स के सामने रखूं कि ये बिल क्यों जरूरत है और क्यों आवश्यक है। देखिए, ये तो आपके नेता समझा नहीं पाए सर, आप तो सिर्फ जवाब दे दीजिए इस बात का। वो लोग कौन है? देखिए, वो कांग्रेस के नेता ज्यादातर जो है, बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कुछ मासूम किसान हैं जो कांग्रेस के बहकावे में आ गए। आप देखिए,
कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है, पंजाब में उनकी सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो वहां पर वे बहकाने में सक्षम है। हरियाणा में भी कांग्रेस की पोजीशन बहुत डामाडोल नहीं है, कांग्रेस के पास शक्ति है, और शक्ति के बिना पर ही लोगों को बहका रहे जैसे आप लोग बहका रहे हैं वैसे इन लोगों ने बहका लिया होगा सर, और 2 करोड़ हस्ताक्षर करवा लिए होंगे। क्या समस्या है इसमें? मान लीजिए ना सर, जैसे आप बहकाते हैं वैसे ये भी बहकाते हैं। आखिर राजनीतिक पार्टियां हैं सर, हर किसी को हथकंडे अपनाने के लिए कोई रोक तो रहा नहीं है। हर्षित सिंघाई को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का मंजीत सिंह जैसे नेता जबकि वो भाजपा के नेता गुमराह हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना सर आप? ओके ठीक है सर, इसका जवाब लेता हूं मैं, लेकिन एक वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि किसान ऐसे गुमराह हो जाता है क्या। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दमदार बहस में। आज जिक्र दरअसल किसानों का कि किसानों को लेकर केवल राजनीति होती चली आ रही है या फिर वाकई किसानों की लड़ाई जो है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों को किसी का साथ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हमारे पास 100 किसानों का साथ है, 2 करोड़ सिग्नेचर हैं और यही वजह है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन किसान इससे सही सहमत है नहीं। इसी पर चर्चा करें, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत जी, सवाल यह भी है कि अगर ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहे आप कि एक तरफ आपको वार्ता के लिए बुलाता जाए, सरकार की तरफ से लगातार बुलाया जाता रहे, और दूसरी तरफ स्थितियां ऐसी बनी रहें कि आप आंदोलन करते रहें, तो फिर बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? किसी ना किसी का तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा, और राजनीतिक पार्टियां अगर सामने आ रही हैं तो फिर उन्हें आने क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, हमें हेमंत जी, हमें कोई एतराज नहीं है कि कौन हमारे लिए लड़ाई लड़नी चाहता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहता है सच्चे मन से लड़ाई लड़े। कांग्रेस लड़ तो रही है सर, 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ वो लड़ रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं और हम आपके साथ हैं। सुनिए हेमंत जी, ये ड्रामे हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, ठीक है। किसान का नाम लेकर के अपना वोट टटोला जा रहा है उसके बीच में से। ये वोट की राजनीति पे लगे हुए हैं, वोट पे ध्यान दे रहे हैं ये सब लोग। ये किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। अगर किसान के बारे में सोचना है तो देखिए, तो ये आपने कहा कि कांग्रेस से ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी चालें चलती है, दोहरे मापदंड से वो गेम खेल रहे हैं किसान के साथ। एक तरफ तो किसान कानून बनता है नवंबर में, समझिए मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से, बड़ा गंभीर आरोप लगाने जा रहा हूं मैं जी, कि किसान कानून जो फार्मर लॉ बनता है वो नवंबर में पास होता है, लेकिन उसकी जो सारा इंफॉर्मेशन है वो पहले से लीक कर दी जाती है, क्योंकि अडानी के पंजाब में मोगा और दूसरे शहरों में जो स्टोर भंडार हैं वो बनने उससे पहले शुरू हो गए, वो तैयार हो चुके हैं। देखिए, कानून अभी आया भी नहीं, स्टोर पहले बना चुके हैं वो बंदे। तो इट मीन्स के भाजपा ने उनको पहले से अपनी बता चुके हैं कि भाई हम ये कानून लेके आ रहे हैं, उससे पहले आप लोग वहां जाकर के तैयारी करो। ये चीजें हमें डरा रही हैं, इस चीजों से डर लग रहा है कि भाजपा जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा, किसान को ये कर दूंगा, किसान, मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और मोदी जी पंजाब के किसान को मारने पर तुले हुए हैं। इनका एक ही नारा है, देखिए, पंजाब का किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा मर रहा है, 32-35 लोग हमारे बच्चे मर चुके हैं, बुजुर्ग मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी के पास इतना समय नहीं मिला। ये ड्रामेबाजी करने जा सकते हैं गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, वो नाटंकी कर सकते हैं, लेकिन किसानों का हाल पूछने वहां नहीं आ सकते। ये उसके मुकेश अंबानी के पोते को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। अरे शर्म करो मोदी जी, यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है, जो कभी दुनिया में आया भी नहीं, एक अरबोपति का लड़का पोता, आप उसको मिलने जा रहे हो। व्हाट अ शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि मरने वालों का, कि आपने कभी सोचा है कि एक बात समझिए, किसी के परमात्मा ना करे किसी की ऐसी सिचुएशन हो, मगर यदि एक घर में एक मरने वाला हो और एक बच्चा पैदा होने वाला हो, आने वाला हो, तो किसको तवज्जो दी जानी चाहिए? जो मरने जा रहा है, जो मर रहा है, उसको, उसकी तरफ ध्यान ज्यादा केंद्रित होना चाहिए।
लेकिन हाँ। मोदी जी का पूरा ध्यान ठीक है तो सर। कारपोरेट को खुश करने में लगा हुआ ओके, है। गुलरेज मोदी जी। तो कारपोरेट को पहले से गुलरेज जी, वो तस्वीर भी सामने आ गई, अब वायरल हो रही है बहुत ज्यादा। जियो के कट्टे में धान बढ़ा जा रहा है सर, क्या करें? देखिए, मैं एक लेफ्टिस्ट साइड का भी आपको कोट कर रहा हूं, जो कि बीजेपी के लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जो भी हो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। मंजी जी ने जो कहा उसका जवाब दे दें सर। आप लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट को मत लाइए, मैं भी समझ नहीं पाता हूँ सर सारी चीजों को। क्या है ना, समस्या है ये नहीं सर, ठीक है। अब मंजी जी ने जो बात रखी है, अभी इससे पहले वो कांग्रेस पर सवाल दाग रहे थे, तब आप बड़े मुस्कुरा रहे थे सर। अब वो बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी संजीदगी को लेकर सवाल दाग रहे हैं, तो सर जवाब दीजिए। रखें 2014 का जो फोटो था वह ये दिखाकर वायरल किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी के ग्रैंडसन को देखने के लिए गए कोविड-19 के बीच में। झूठ बात है, ये 2014 का फोटो था जिसको अब दिखाया जा रहा है। खैर, ऐसी खुराफात कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट बहुत करता है, लेकिन मोदी जी नहीं गए हैं। यह मैं बतौर प्रवक्ता बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। तो बॉर्डर पर भी नहीं गए सर, एक वर्चुअल सम्मेलन करा देते बड़े बड़े LED लगा के सर, एक वर्चुअल सम्मेलन वहां पर भी हो जाता, बॉर्डर्स पर करा देते ना सर। मना करा किसी ने, या फिर तकनीकी चीज दुरुस्त नहीं है गुलरेज जी? जी, दिल्ली के अंदर तकनीक इतनी अच्छी है नहीं कि वर्चुअल सम्मेलन नहीं हो सकता किसानों के साथ देश के प्रधानमंत्री का। देखिए, किसानों की जो बेचारे बैठे हैं ठंड में, कोरोना में, और उस बिठवाने के पीछे जो लोग हैं हम उनको भी समझते हैं, चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी हो, लेकिन जाएंगे नहीं। मिलने के लिए उनको आमंत्रण सुन लीजिए। 6 बार भारत सरकार ने बुलाया है, 5 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी और तथा अन्यों के साथ उनकी बैठक हुई है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह बोली जा रही है। 6 बार बुलाओ चाहे 10 बार बुलाओ, अगर आपने वही एक ही बात कहनी है तो क्या मायने क्या है आपके? और अभी कुछ देर पहले भी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कुछ देर पहले भी 40 किसान नेताओं के नाम से कृषि मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी है। अभी कंटेंट क्या है चिट्ठी का मेरे पास नहीं है, लेकिन चिट्ठी आई है। ये सर ऐसी चिट्ठियां क्या समझ पाएंगे आप सर, और लोग नहीं समझ पाते हैं इस बिल को, क्या समझेंगे आप? ठीक सर, मंजी जी ने सवाल का जवाब मांगा, आपने दिया नहीं गुलरेज जी, फिर मैं समस्या खड़ी हो जाती है, आप सवाल का जवाब देते नहीं। नेता महोदय बैठे मंजीत सिंह जी, उनसे कुछ पूछना चाहूंगा मैं। सर वो पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दें। एक तो उनको मौका नहीं मिलता हुक्मरानों से मिलने का, और मौका मिलता है तो आप एक ही बात बार बार कर देते हैं, फिर वो बेचारे नाराज होकर, खफा होकर वापस आ जाते हैं। उनके सामने डाटा आप वो सवाल पूछ रहे हैं सर, आप जवाब दे दीजिए। क्या सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा गुलरेज जी मिलने पहुंचा? पूछ रहे हैं वो। नरेंद्र सिंह जी ने मुलाकात की, वो क्या था? गृह मंत्री देश के क्या सरकार के नुमाइंदे नहीं है? सर्वोच्च किसान अगर सड़क पर बैठा है, बॉर्डर पर बैठा है तो बैठा रहे, ठंड में मरता है तो मरता रहे, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई वक्त देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। ये उनकी संजीदगी और उनकी गंभीरता को बयां करता है गुलरेज जी। आप क्या चाहते हैं? ठीक ना सर? कि क्या लाखों लोगों नहीं, मंजी जी जो कह रहे हैं, एक किसान जो कह रहा है, मैं उसकी बात रख रहा हूं सर आपके सामने, और क्या ये ठीक नहीं है या फिर ये गलत है, आप बता दें। नहीं, पॉलिटिकल है वो, छोड़ दीजिए उनकी बात, मैं ये बोल रहा हूँ पॉलिटिकल हो गई। जब तक वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे जब तक वो किसान थे, अब आप पर सवाल उठा रहे हैं तो वो पॉलिटिकल हो गए। ये समस्या है सर। ठीक है, संजय उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे हैं सर, अपनी बात करते हैं। की बात करते हैं तो वो किसकी हेडलाइन टो कर रहे हैं? ठीक सर, मैं तो यहाँ तक ये पूछना चाहता हूँ, अब आप भी एक एजेंडा बता देंगे मेरे को कि आप भी एक एजेंडा चला रहे हैं। यही तो समस्या है सर कि मीडिया पर सवाल तो बड़े आसानी के साथ दाग दिए जाते हैं, लेकिन ये समस्या समझी नहीं जाती कि राजनीतिक दल कर क्या रहा है। पहले एजेंडा वो बता देते हैं, अब एजेंडा गुलरेज जी आप बता देना। हम तो दुकान चला रहे हैं, आप कह देंगे बड़े आसानी के साथ। संजय जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ गुलरेज जी आपके पास आ रहा हूँ जी। हेमंत जी, देखिए मीडिया पर या जो भी मीडिया कर्मी हैं तो वैसे शाम तक 10 तरह के आरोप लगते हैं। मैं भी कई चैनल पर बैठता हूँ, तो कोई कहेगा बीजेपी के हैं, कोई कहेगा कांग्रेस के हैं, कोई समाजवादी पार्टी के हो जाते। तो देखिए इससे मतलब नहीं, हमारा मतलब है समस्या है। ये तो नहीं है कि भाई समस्या नहीं है, किसान परेशान नहीं है, कोई इनकार करते। मुझे बता दें, हमारे बीजेपी के मित्र या कांग्रेस के मित्र या दूसरे मित्र जो भी बैठे, एक आदमी ये बता दे कि किसान परेशान नहीं है। किसान परेशान है, गतरोज पूछना चाहिए, किसान की हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा रिफॉर्म जरूरी है, मैंने नहीं, मैं रिफॉर्म का हिमायती हूँ, मैंने कहा रिफॉर्म होना चाहिए, पूंजी निवेश होना चाहिए। मैं ये नहीं कहा पूंजी निवेश ना हो, पूंजी निवेश हो। उपाध्याय, लेकिन मंजीत सिंह जी ने अभी झूठ बोला कि नहीं झूठ बोला, उसके लिए तो कंडेम करे कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में।
देखिए बिल्कुल आपको भी कॉन्डेम करना चाहिए। देखिए जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा सर। गतिरोध है, उसको चिल्ला के सच में कन्वर्ट तो करना ही दिया जा सकता। गतिरोध है, मैं उस पर जा नहीं रहा, मैं तो किसानों की समस्या को लेकर सीधा सवाल आपसे पूछ रहा था गुलरेज जी, क्या सरकार के नुमाइंदों को उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था? क्या सड़क पर बैठे हुए किसानों का ढांढस बंधवाने के लिए या फिर ये कहने के लिए सर? अरे सर अभी तक 6 बार मिल चुकी है सरकार। ठीक है सर, अच्छी बात है, इस ठंड में और वक्त थोड़ा सा दिया जाना चाहिए। 6 बार मिले, आप 10 बार मिले। मंजीत जी तो कह रहे हैं कि आप 10 बार मिले, लेकिन बात तो वही रख रहे हैं आप, जो उनको पसंद नहीं है, ना वो संशोधन चाहते हैं सर, ना वो संशोधन चाहते हैं, ना कहीं किसी तरीके का बदलाव चाहते हैं गुलरेज जी। वही बात वो कह रहे हैं। मंजीत जी अपनी रख दें बात, आप रखें। नहीं, गतिरोध तो खत्म होगा नहीं, कौन करेगा? सरकार पहल करेगी, सरकार को पहल करनी भी चाहिए। देखिए वो अन्नदाता पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं है, कहीं का नहीं है, वो देश का अन्नदाता है, वो देश का किसान है, किसी पर्टिकुलर प्रदेश का नहीं होता। ठीक है उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। मंजीत जी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ गुलरेज जी आपके पास। संदीप जी बैठे बहुत देर से। मंजीत जी मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जब 1984 का टाइम चल रहा था, पंजाब में जब आतंकवाद का जोर था, उस समय पंजाब में इतने बुरे हालात थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी वो पंजाब आए, उन्होंने आकर के वहाँ यहाँ पे आए तो जी ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप अब किसानों को भी नहीं बोलने देंगे, पहले आप कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलने देते, फिर आप किसानों को भी नहीं बोलने देते। जो गलत है वो गलत है, मैं भी कह रहा हूँ सर, उसको ठीक है सर, मिस्टेक हो जाती है, आपको किसी ने मना तो नहीं किया। दूसरों का सुनना नहीं सीखिए। जब आप पैनल में बैठे हैं तो पैनल के तो कुछ उसूल होते हैं, वो उसूल आपको भी फॉलो करने चाहिए। किसी ने उनका बाल बांका नहीं किया। ओके गुलरेज जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मंजीत जी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। गुलरेज जी मैंने आपको भी सुना था, संजय जी बैठे आप जो बोल रहे हैं वो सच है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है। ओके मंजीत जी रखें अपनी बात। जी मैं ये कह रहा हूँ वीपी सिंह जी पंजाब में आए जब आतंकवाद का टाइम था, तो उन्होंने ओपनली चैलेंज करके आए थे कि मैं पंजाब आ रहा हूँ, मैं जो भी हार्ड कोर्स हैं जिनको टेररिस्ट बोला जा रहा था कि मैं उनसे बात करने आ रहा हूँ, मुझसे बात कीजिए, मुझे अपना मसला सुलझाइए, मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने अखबार पढ़ के देख लो, पुराना इतिहास खोल करके देख लो, समझ गया सर मैं आपकी बात। 2-3 दिन वहाँ यहाँ रहे, घूमे पंजाब में, उनका बाल बांका नहीं हुआ। तो आज अगर लाखों किसान सड़कों पे, बूढ़ी माएं, बुजुर्ग माताएं, छोटे छोटे बच्चे वो बैठे हुए हैं, अगर मोदी जी उनके बीच में आ जाएंगे तो उनको मोदी जी को क्या लगता है? जवाब दे दीजिए मंजीत जी, फिर मैं ठीक है समझ गया सवाल, मेरे पास बात नहीं। गुलरेज जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ संजय उपाध्याय जी आपके पास। मोदी जी की नीयत साफ नहीं है और नीति भी साफ नहीं है, नीयत भी साफ नहीं है। नीति ओके सर, ओके समझ गए, वो नीति नियत बताएंगे गुलरेज जी। कल्याण होगा। गुलरेज जी जवाब दीजिए। ठीक है मंजीत जी। सर सवाल हो गया आपका, गुलरेज जी रखें। किया गया है माफ करना मुझे, मंजीत सिंह जी किसान नेता नहीं पॉलिटिकल नेता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? पहले इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए तथ्यात्मक रूप से देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोला कि वे अंबानी के ग्रैंडसन को देखने गए, जो कि झूठ बात थी, और वो मैंने प्रूव भी कर दी तथ्य के साथ आपको। अब ये वापस से मोदी जी के ऊपर आ रहे हैं, जबकि बार बार आपके साथ समस्या ऐसी लगती है कि मीठा मीठा गपगप मिल रहे हैं और कड़वा कड़वा थूथू, ऐसी स्थितियां लगती है आपके साथ। पहले हाफ में वो कांग्रेस को आरोपों की बौछार कर रहे थे, तब आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, और अब जब आपके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए तो आप तिलमिला रहे हैं। मोदी जी के बिना किसी दूसरे की कोई ठीक है संजय उपाध्याय जी अपनी बात रखते हैं। अब देखिए सर मंजीत सिंह जी आप पॉलिटिकल है, अजय उपाध्याय जी माफी चाहूंगा, सॉरी सर आप पॉलिटिकल है। मैं राजनीति में बातचीत एक दूसरे को करने का मौका तो दें। अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखते हैं। आरपी उपाध्याय जी आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी आरपी उपाध्याय जी आ रहा हूँ आपके पास। जी अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखें आप। देखिए हेमंत जी, अभी हम सभी पैनलिस्ट यहाँ जो भी बैठे हैं, हो सकता है मेरा लीनिंग नेचुरल है, मैं कांग्रेस का हूँ, गुलेज भाई भाजपा से है, बाकी लोग का भी हो सकता है कहीं न कहीं वैचारिक संबंध हो। लेकिन इस मुद्दे को, किसान के मुद्दे को जो संवेदनशीलता है, उस पर मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जो भी आपत्ति क्रिएट कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को झुठला रहा है, क्योंकि हम सब किसान के ही बेटे हैं। हम लोग कोई अडानी अंबानी के परिवार से नहीं आते हैं। मैं नहीं कहता कि अडानी अंबानी पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, उससे कहीं ना कहीं दाल में काला दिखता है। किसान कहीं ना कहीं इसी से परेशान है। यदि किसान को कहते हैं कि भ्रमित है
वो नासमझ है, वो मूर्ख है और बेवकूफ है, जिस तरह भाजपा के लोग बोल रहे हैं और सरकार बोल रही है। तो भैया आपके पास एक से एक एक्सपर्ट हैं, विद्वान लोग हैं, आप उनको समझाइए, उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। फिर अब बीच में चिल्लाएंगे। मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ इनके बीच में। गुलेश भाई, आप गुलेश भाई 2 सेकंड प्लीज, अब मैं 30 सेकंड का मौका दे दीजिए, उस पे आप बोलिए। 30 सेकंड का मौका दे दीजिए। आप फिर चिल्लाने में लग जाते हैं। मैं चिल्लाता नहीं, बीच बीच में डिबेट का भी डिकोरम होता है, उसको मेंटेन करें। डिसिप्लिन क्या होता है कांग्रेस पार्टी से समझ लीजिए थोड़ा सा, रखें सर। मेरी सिर्फ आप सबसे गुजारिश है, मैं आज भी याद आता है बार बार दिनकर की वो 2 पंक्ति की, समर शेष है पाप का नहीं भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। ये समय तटस्थता का नहीं है, सबको किसानों के मुद्दे पर संवेदनशीलता का है। क्या हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज सरकार में जो रहेगा उसी से लोग पूछेंगे। मैं सरकार में था, मेरे साथ भी प्रश्न पूछे जाते थे कि महंगाई क्यों है, पेट्रोल का दाम ज्यादा है, डीजल डॉलर का दाम क्यों है। आज आपसे एक सवाल प्रश्न नहीं हो सकता। अजय जी, आप ही से सवाल है मेरा कि अगर इतनी ही स्थितियां किसानों को लेकर आपकी हमदर्दी है, तो फिर ये किसान भाई आपको मंच देने के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों नहीं मंच दे देते? क्यों नहीं मंच देते? जैसे कई नेता जो हैं वो कह दें कि कांग्रेस पार्टी आ जाए सर, फिर आप पर भी भरोसा क्यों नहीं है? अगर सरकार पर नहीं है तो फिर विपक्ष पर भी क्यों नहीं है? फिर वो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं? हेमंत जी, निश्चित तौर पे ये किसानों का मुद्दा आपने देखा, जब कोई नहीं गया तब तो उसको ये पाकिस्तानी आतंकवादी भ्रमित भाजपाई कांग्रेसी बता रहे हैं। हम लोग इसलिए समझ रहा हूं सर आपकी बात। नहीं, हमारा उस मंच से लेना देना नहीं, हमारा मुद्दों से लेना देना है। और बात करें कैसे करवाई, और उन मुद्दों को हम लोगों ने पहले भी पार्लियामेंट में भी याद कीजिए, जब इन्होंने अध्यादेश लाया था तब भी हम लोगों ने बात रखी पार्लियामेंट में। फिर वही स्थिति है। फिर ऐसा लगता है कि फिर 2 करोड़ के हस्ताक्षर उस समय दिखा देने चाहिए थे तो अच्छा लगता। फिर वो किसानों के 2 करोड़ के जो हस्ताक्षर होने चाहिए थे तो उस वक्त दिखा देने चाहिए थे। ऐसी स्थितियां उस वक्त हो जानी चाहिए। ठीक है आरपी उपाध्याय जी, ओके सर, मैं आ रहा हूँ। आरपी उपाध्याय जी अपनी बात रखते हैं, आखिरी कमेंट में, बिल्कुल आखिरी वक्त है, 30 सेकंड प्लीज। ओके सर, अजय जी अपनी बात पूरी होगी। आरपी उपाध्याय जी, हेमंत जी, दिक्कत क्या है, किसी से भी अगर प्रश्न किया जाता है तो वो उत्तर से बचता हुआ कहीं ना कहीं एक दूसरा प्रश्न दाग देता है। जितनी डिबेट देखिए तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जब आप डिबेट में आते हैं पूरी तैयारी करके आए, जो प्रश्न आपको पूछा गया उस प्रश्न का उत्तर दें, वो ज्यादा जरूरी होता है। देखिए लास्ट में ये कहूंगा, गतिरोध टूटना चाहिए। गतिरोध कौन तोड़ेगा? देखिए मानिए किसान नाराज है और मानिए सरकार बिल्कुल सही है, तो सरकार किसानों के बीच में जाए, अपनी बात रखे, उनको समझाए, उनको एश्योर करे। अब किसान देखिए संतोष और उसके पास क्यों है, उसमें आज जो अविश्वास का जो एक माहौल बना है वो क्यों बना है? क्यों सबने ठगा है। आजादी के इतने सालों बाद भी किसान आत्महत्या करता रहा, कर्ज में डूबता रहा, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। अरे कौन? फिर सब कहते हैं सब सबने भला किया, सबने भला किया, फिर भी किसान का भला नहीं हुआ, तो यानी भला नहीं किया गया था। सब अब तक ठगते रहे और आगे भी किसान को यही डर है कि कहीं दूसरी बार न ठग जाए। लेकिन लास्ट में एक बात और कहूंगा, देखिए मान लीजिए गाड़ी चलाना बंद कर दिया जाए कि एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई हादसा हो गया तो मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। देखिए गाड़ी चलाएगा, ठीक, हिम्मत रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट करने पड़ेंगे, पूंजी निवेश करना पड़ेगा। कृषि की हालात बदलने हैं तो कृषि के हालात तभी बदलेंगे, अदरवाइज न स्टोर बनेंगे, न कोल्ड स्टोर बनेंगे और न फसल का कोई सही मूल्य मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकारों को एक सिस्टम बनाना चाहिए। आज देखेंगे जब आलू की फसल होती है और उनको आश्वस्त करना बड़ा जरूरी है, जो अभी तक नहीं हो पाया। ये चिट्ठीबाजी से काम नहीं चलने वाला है। चिट्ठियां कर दो और यहाँ पर बैठकें होती रहे, ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा। संदीप जी 30 सेकंड आपके पास। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से अडानी अंबानी को टारगेट किया जाता है, पहली बात तो उनको टारगेट करना हमें छोड़ना चाहिए। आज हमारे हाथ में जो वॉच बंदी है वो भी किसी बिजनेसमैन की वजह से बंदी है। आपके घर में टीवी है, जो हम डिबेट कर रहे हैं, ये भी सब अडानी अंबानी के जैसे ही बिजनेसमैन है, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर किया है। हमारे और आपके भाई बहनों को, माता पिताओं को नौकरी देने का काम किया है। तो ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। जितना जरूरी किसान है, जितना जरूरी मजदूर है, उतना ही जरूरी बिजनेसमैन है। ठीक है, ठीक है। गुलरेज जी 30 सेकंड आपके पास, फिर मंजीत जी आपके पास आ रहा हूं, फिर जी गुलरेज जी। देखिए 2 चीजें हैं कि 30 सेकंड का समय, इसलिए मैं संक्षेप में रखूंगा कि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन का प्रोड्यूसर है, लेकिन केवल 10% जो है हमारा प्रोड्यूस वो एक्सपोर्ट हो पाता है, जबकि छोटे से छोटा देश भी 40% कर देता है।
क्यों हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम कृषि के रिफॉर्म्स नहीं ला पाए, कृषि को इंडस्ट्रियल पेस पे नहीं कर पाए। और मैं थोड़ा सा विपक्ष का जो दो मुहा पर अभी दिखा दूंगा, अभी आपको दिखा था स्क्रीन पर, ये ट्वीट है कैप्टन अरविंदर सर, वो सोशल मीडिया पे रखिए, काम आएगा सर। जुलाई 2016 का समझ गया सर मैं आपके पास। अकाली ओके, अजय उपाध्याय जी 30 सेकंड सर। यदि मंजीत जी आपके पास। अंबानी संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है और ये इतिहास और भूगोल की चर्चा कर छोड़ दीजिए। अभी वर्तमान में वो लोग आज लगभग 1 महीना बिल्कुल वर्तमान की बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो स्थितियां बिल्कुल किसानों की अगर कहीं किसी तरीके से उनको अगर परेशानी हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कोई ना कोई एक बड़ा कदम, कोई बड़ा रास्ता निकाले कि कम से कम उनकी तकलीफ को दूर किया जा सके। वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल्ले जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां दरअसल ऐसी हैं कि किसान और कांग्रेस और फिर सिग्नेचर अगर हमको लिखना पड़ गया तो उसके पीछे की वजह यही थी, जिसका जिक्र दरअसल कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों की ओर से कर दिया गया कि किसानों की ओर से कहा गया है कि ये कानून, ये काला कानून हमको चाहिए नहीं, और उन्होंने साफ तौर पर सिग्नेचर भी इसको लेकर कर दिया है। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, इसको लेकर ही सवाल दाग दिए गए। लेकिन समस्या ये भी है कि किसान जो कहना चाहता है उसकी आवाज को हुक्मरानों को समझना होगा, नहीं तो ऐसी स्थिति ना बने कि महीनों तक यह आंदोलन और आगे खिंचता चला जाए। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।